Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. तो आज जो है हम उसी कंटिन्यूएशन में आगे जो है दो क्लासिफिकेशंस आज हम कंप्लीट करेंगे, जो कि है बैंथम और हुकर का। इसके अलावा आइकलर का जो क्लासिफिकेशन है वो भी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो बैंथम और हुकर थे, इन्होंने जो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन पे जो है काम किया और उन्होंने इसमें काफी सारे प्लांट्स के ऊपर वर्क किया और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो फिगर आउट की और उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों ही जो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन में वर्किंग थे, दोनों ने ही इसी में रहकर जो है वो काम किया था। फिर उसके बाद जो है मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, जो भी साइंटिस्ट जो बोटेनिकल गार्डन में काम करते हैं उनको क्यूरेटर बोलते हैं, क्यूरेटर। ठीक है। और इस सब का जो जिक्र है वो जेनेरा प्लांटारम जो बुक है उसमें जो है वो किया गया है। जेनेरा प्लांटारम जो बुक है जो कि हमने कल डिस्कस की थी, जो कि एक्चुअली जो है वो लिनियस के द्वारा पब्लिश थी, उसमें भी इसका जो चीजें हैं वो उसमें मेंशन की गई हैं। तो बेसिकली ये जो बुक थी इसमें उन्होंने इन सब फैमिलीज के बारे में, जो जितने भी जो प्लांट्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया है। और बेंथम और हुकर जो है वो उन्होंने बिगेस्ट और नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है दिया है उन प्लांट्स का जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। कल हमने थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस किया था वेस्कुलर टिश्यू वाले प्लांट्स में, यानी वेस्कुलर प्लांट्स में और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में, जो कि हमें एपी डे कंडोले ने जो है वो दिया था। तो आज जो अब जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं इस पर बेस्ड था कि जो प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट है उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे जो है वो कैटेगरीज जो है वो डिजाइन हुई और किस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन आगे आया। आइए उस पर्टिकुलर पूरे पार्ट को जो है वो क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोफाइटा की। स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। ये ये जो स्पर्मेटोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो इट इज डिवीजन, डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। और इसमें जो है वो 202 जो है वो फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व थी। 202 फैमिलीज इसमें इंक्लूडेड थी। और ये जो स्पर्मेटोफाइटा है इसमें 3 क्लासेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। 3 क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं। पहली क्लास थी डाइकोटिलिडोनी। सेकंड इज जिम्नोस्पर्मी। और थर्ड इज मोनोकोटिलिडोनी। डाइकॉट्स यानी हम जानते हैं कि इसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में भी आगे अभी डिस्कस करेंगे और ज्यादा। उसके अलावा जो है वो मोनोकॉटिलिडन। तो बेसिकली जो डाइकॉटिलिडन से उसमें 165 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया। राइट। और इनमें जो है वो 3 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया। राइट। और मोनोकॉट्स में जो है वो 34 फैमिलीज को जो है वो इंक्लूड किया गया। ठीक है। तो जब हम डाइकोटिलिडन्स की बात करते हैं तो इसमें 3 सब क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं। 3 सब क्लासेस में सबसे पहली जो है वो है पॉलीपेटली। जिसमें 84 फैमिलीज जो है वो इंक्लूडेड हैं। और पॉलीपेटली से मतलब है स्टूडेंट्स, पॉली पेटल, पेटल अगर आप जानते हो तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम सेपल बोलते हैं। इसके अलावा जो पेटल्स होते हैं वो उसके बाद जो पार्ट होता है उसको हम पेटल बोलते हैं। तो बेसिकली जो पॉली पेटली था इसमें जो पेटल्स थे वो फ्री थे। फ्री पेटल्स मतलब वो यूनाइटेड नहीं थे, फ्री। ठीक है। जबकि जो दूसरा था
दूसरा है गैमोपिटेली। गैमोपिटेली जो था, इसके अंदर जो है 45 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया, और इसमें जो थे वो यूनाइटेड पेटल्स थे। ठीक है। और जो थर्ड था वो था मोनोक्लेमाइडी। 36 फैमिलीज इसमें इंक्लूडेड थी। इसमें कोई भी पैटर्न नहीं। नो पैटर्न। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी फैमिलीज जो है वो डिसाइडेड थी। 202 फैमिलीज के ऊपर जो है वो बैंथम और हुकर ने अपना पूरा जो है समराइज किया था। उन्होंने डाइकोटिलिडन्स के बारे में बताया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डाइकोटिलिडोनी के बारे में बताया। फिर उन्होंने जिम्नोस्पर्मी की 3 फैमिलीज को जो है वो डिस्कस किया, और मोनोकोटिलिडन्स की 34 फैमिलीज को जो है वो डिस्कस किया। तो इस तरीके से जो है वो उनका क्लासिफिकेशन था, जो कि बैंथम और हुकर ने दिया था। ये एक नेचुरल और फॉर्मल टाइप का क्लासिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिला। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसके मेरिट्स क्या थे, किस तरीके से उनके जो बेनिफिशियल पॉइंट्स जो थे वो क्या थे, क्या उसकी सिग्निफिकेंस थी। तो सबसे पहली बात, ये एक नेचुरल फॉर्मल टाइप का क्लासिफिकेशन था। कैसा था? नेचुरल फॉर्मल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं तो इसके केस में जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। थर्ड जो है वो क्या है? ये एक सिंपलेस्ट टाइप का क्लासिफिकेशन था। राइट। तो ये सिंपलेस्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन था, इसमें हमने देखा था कि जो प्लांट्स थे उनको इस तरीके से अरेंज किया गया था कि मतलब जितने भी जो प्लांट्स थे, जो बोटानिकल गार्डन में हर्बेरियम में जो प्लांट्स थे वो इसी पर बेस्ड थे। ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट जो क्लासिफिकेशन था, ये मतलब बेस्ट क्लासिफिकेशन में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सिंपलर क्लासिफिकेशन था, जिसमें जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं वो कहीं ना कहीं एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे जो है वो बेस्ड था। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। दूसरी चीज, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्लासिफिकेशन का था वो ये था स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड था। तो फ्लोरल कैरेक्टर क्या थे? ज्यादा स्टेबल थे। राइट। तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट था, ये इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो जो फ्लोरल कैरेक्टर्स थे, दीज आर मोर स्टेबल। राइट। जबकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, रूट, स्टेम, लीव्स, ये जो थे स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं जो है ये ज्यादा स्टेबिलिटी के पर्पज से जो है वो ज्यादा सूटेबल नहीं थे। स्टेबल ज्यादा जो थे वो फ्लोरल कैरेक्टर्स थे, जो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्टेबल माने गए। वेजिटेटिव कैरेक्टर में कहीं ना कहीं जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। उनमें एक तरीके से आप कह सकते हैं टेम्परेरी फेज होता है, जबकि इसमें जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी थी। इसी वजह से ये इस क्लासिफिकेशन को और ज्यादा बेटर बना रहे थे, क्योंकि इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स को जो है वो इंक्लूड किया गया था। ठीक है, क्योंकि सीड्स के बेसिस पर ही जो पूरा क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था। तो इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने दिया, और उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो इंक्लूड किया। हालांकि जो है कुछ जो एक डिमेरिट भी रहे इस क्लासिफिकेशन के, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे डिमेरिट्स थे जो कि बैंथम और हुकर ने इंक्लूड नहीं किए, और उसको फर्दर जो है और साइंटिस्ट ने आकर के उसको इम्प्रूव किया। तो इसका जो मेन जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इस
पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में, जो पूरा क्लासिफिकेशन जो बेंथम और हुकर ने दिया था, इसमें फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं किया गया था। फाइलोजेनी वॉज नॉट इंक्लूडेड। कहीं ना कहीं जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स थे उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, फाइलोजेनी को जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स थे वो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में जो है उन्होंने प्लेस किया था। जबकि अगर हम फाइलोजेनी के अनुसार, अगर फाइलोजेनी की हम बात करें, तो फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, फिर आते हैं आपके जो है वो डाइकॉट्स, और उसके बाद आते हैं मोनोकॉट्स। जनरली अगर हम देखें फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग, लेकिन बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने, आप देख सकते हैं, जब मैंने आपको बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन अभी बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने जो है जिम्नोस्पर्म्स को बीच में रखा था। राइट, तो उन्होंने डाइकॉट्स, सपोज यहाँ पे डाइकॉट है, उसके बाद उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को रखा है स्टूडेंट्स, और फिर उन्होंने मोनोकॉट्स को रखा। इस तरीके से जो है उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को दिया। तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए, या इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है इम्प्रूव करने के लिए A.W. आइक्लर आए, जो कि ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को दिया। तो A.W. आइक्लर के बारे में एक चीज और आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो A.W. आइक्लर थे, इन्होंने पहला, या आप कह सकते हैं फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो दिया। जो फाइलोजेनी वाला जो ड्रॉबैक था उसको इम्प्रूव किया A.W. आइक्लर ने। A.W. आइक्लर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है वो इम्प्रूव किया और इसको आगे लेके गए। तो बेसिकली जो A.W. आइक्लर थे, उन्होंने जो है इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू किया, और उन्होंने जो है वो प्लांट किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट था क्रिप्टोगैमिया, राइट, और दूसरा पार्ट था फेनरोगैमिया। बेसिकली आप कह सकते हैं सब किंगडम। ठीक है, इसमें है फेनरोगैमिया। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमिया की जब हम बात करें, क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन, यानी छिपा हुआ। मैं आपको हिंदी में भी लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। छिपा हुआ। और गैमिया, गैमिट्स। ठीक है, इसी तरीके से फेनरोगैमिया, फेनरोगैमिया क्या मतलब, एक तरीके से ओपन, खुला हुआ, राइट। और गैमिया, गैमिट्स, यानी इसमें जो गैमिट्स हैं वो दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं आराम से, राइट। तो ये जो क्रिप्टोगैमिया होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम अगर बात करें तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, इनके जो गैमेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं। तो प्लांट्स विदाउट फ्लावर, फूल के बिना होता है ये वाला प्लांट। फूल पत्ती वगैरह, कुछ पत्ती होती है, फूल नहीं होता। ठीक है, फेनेरोगैमिया की हम बात करें, प्लांट्स विद फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लावर। ठीक है, इस तरीके से जो है ये फेनेरोगैमिया होता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स जो हैं, इनमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो विजिबल नहीं होते। इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, जैसे कि मैंने आपको बताया हिडन फॉर्म में रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसी में अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है वो तीन डिविजन्स जो है वो मौजूद हैं।
जबकि इनमें जो है आप देख सकते हैं कि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर में या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसके 3 डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसके 3 डिविजन हमें देखने को, 3 डिविजन, 3 डिविजन होते हैं। पहला डिवीजन जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, थैलोफाइट। दूसरा है ब्रायोफाइट और तीसरा है आपका टेरिडोफाइट। ठीक है। जबकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 डिविजन्स होती हैं। ठीक है। इसमें पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब हम थैलोफाइटा की जब हम बात करें तो थैलोफाइटा में आप जानते हैं कि एल्गी और फंजाई को इंक्लूड किया गया है। ब्रायो में जो है वो हम फर्दर जो है और जो प्लांट्स है उसको इंक्लूड किया जाता है। इसमें आप आगे जाकर के पढ़ेंगे कि इसमें ब्रायोप्सिडा को इंक्लूड किया जाता है, हेपेटिकोप्सिडा को इंक्लूड किया जाता है, लिवरवर्ट्स वगैरह ये सब चीजें आप डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइटा होते हैं। टेरिडोफाइटा में जो है आप और जो चीजें हैं, स्फेगनम है, लाइकोपोडियम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें जो है वो फ्लावर प्रेजेंट इस तरीके से जो है मतलब क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है। तो सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म और देन एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से जो A.W. आइगलर थे उन्होंने पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो इस फॉर्म में दिया। उन्होंने क्रिप्टोगैमिया के बारे में बताया, फेनेरोगैमिया के बारे में बताया और फिर उसके बाद उन्होंने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में ये पूरी चीजें जो है वो डिस्कस की। सो दैट वाज अबाउट द A.W. आइगलर। और कल जो है हम डिस्कस करेंगे और बाकी क्लासिफिकेशन जो कि था एंगलर और प्रांटल का। फिर उसके अलावा हम टिप्पो का क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो टिप्पो के क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास जो बचेंगे वो है कोकलैंड और हीकल और कोकलैंड। और फिर हम जब आएंगे वो है RH विटेकर पे, जो आपका एनसीईआरटी में स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका क्लासिफिकेशन। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद हम जो है उस पार्ट से जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि विटेकर का क्लासिफिकेशन था, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने पब्लिश किया था और मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन भी है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करें। So that was it. My and my dear students, keep learning, keep shining, and thank you very much. Bye bye, everyone.